आइजोम्स के इस मंच मंथन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और जैसा आप देख सकते हैं मेरे राइट में बैठी हैं शुभ्रस्था, मेरे राइट में गौर कीजिएगा, और मेरे लेफ्ट में बैठे हैं कन्हैया कुमार। आप सब जानते हैं पिछले 4 साल से देश में राइट और लेफ्ट की ये बहस हर दिन चल रही है, हर दिन धीमी पड़ने के बजाय और तेज होती जा रही है, खासतौर से चुनाव के मौसम में। अब चुनाव का मौसम है, एक बार फिर से राइट और लेफ्ट की ये बहस, ये जंग अपने चरम पर है। इसीलिए हमने इस मंच पर बुलाया राइट विंग पॉलिटिक्स की रिप्रेजेंटेटिव, राइट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाली शुभ्रस्था और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का देश का जाना पहचाना चेहरा कन्हैया कुमार। एक बार फिर से एक बार जोरदार तालियां कन्हैया और शुभ्रस्था के लिए बजा दीजिए। शुभ्रस्था, क्यों आप ये कहती हैं कि कन्हैया, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, शैला राशिद, लेफ्ट विंग पॉलिटिशियंस जितने भी हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो ब्रेकिंग इंडिया ब्रिगेड हैं, ये हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं? क्यों ऐसा कहते हैं आप? देखिए, मैं कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल, इन लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानती, लेकिन ये जिस विचारधारा में विश्वास रखते हैं और जिस रिमोट कंट्रोल कहीं पे है, वो जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग का परिचायक है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। दक्षिणी वेलायुधन और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के बीच का जो झगड़ा था, जो संवैधानिक, जो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स हो रही थी, उस झगड़े में हम केवल अंबेडकर की बात क्यों सुनते हैं? हम वो दलित महिला, प्रथम दलित महिला और एकमात्र दलित महिला जो संसद में थी, क्योंकि ये जो कहते हैं ना हमें चाहिए आजादी, उन्होंने कहा था पहले आजादी अपने घर में ढूंढो, आजादी ढूंढने के लिए आत्ममंथन करो और उस मंथन से जो नवरत्न निकलेंगे उसी रत्न में से आपको रिजर्वेशन का भी हल मिलेगा, आपको सभी चीजों का हल मिलेगा। तो सत्ता से आप विद्रोह करके, आप आउटरेज की राजनीति करके कितने दिन तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? और ये लोग तो अभी मंच पर आए हैं खेलने के लिए अपनी पारी। इसके पहले का जो रिमोट कंट्रोल चला रहे थे येचुरी जी और करात मैडम और तमाम लोग, उनसे पूछना चाहिए लोगों को सवाल व्यवस्था से पूछना है ना भाई। तो व्यवस्था केवल मोदी जी थोड़ी है, व्यवस्था तो करात मैडम भी हैं। पूछिए सवाल उनसे, काहे नहीं पूछते हैं? उनसे कहिए कि हमको आजादी दिलवाइए, 50 महिलाओं को पॉलिट ब्यूरो में मेंबर बनाइए। उनको कहिए कि आप बेगूसराय में जाकर के पूछिए कि मोहन भागवत का पुतला काहे जलाए। जब लेनिन पलित्ता विरोध करते हैं तो मोहन भागवत का पुतला जला, तो वो भी तो सिंबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी था, तो ओकरा पर काहे नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं? और ये कहां से है? ये कहां से है? बेगूसराय से हैं। वहां का आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है? जेएनयू के विद्यार्थी हैं, टैक्स पेयर पे पल रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, बाकी एबीवीपी के मेंबर्स भी पल रहे हैं, सब पल रहे हैं वहां पर। लेकिन ये बताइए कि वनवासी कल्याण आश्रम जब जाकर के वहां पर दलित बस्ती में काम करती है, तो उन सारे स्वयं सेवकों के साथ क्यों अन्याय होता है बेगूसराय जिले में लाल सलाम वालों का? और ये लाल सलाम वाले क्यों नहीं जेएनयू से कहते हैं कि हम वहां की दलित महिलाओं को, हम वहां के दलित युवकों को, ये तो भूमिहार कास्ट से शायद बिलोंग करते हैं कन्हैया जी, अपर कास्ट से है, लेकिन इनके घर में इनके दलित भाइयों के साथ जब अन्याय होता है तो उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आज जेएनयू के वो तमाम लाल क्रांति विद्यार्थी ब्यौरा दें कि इन्होंने जनधन योजना के तहत कितनी महिलाओं को जोड़ा। इनके लाल गैंग के एसएफआई, आईसा और एआईएसएफ और इनके तमाम सीपीआई, सीपीआईएम, सारे लेफ्ट पार्टी के कवायद करने वाले लोग, कितने महिलाओं को इन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर देकर उस धुएं से आजादी दिलवाई। और नहीं दिलवाई है ना आजादी, तो ये जो लफाजी है इनकी आउटर रिंग रोड के 1 किलोमीटर से आगे की आवाज नहीं है। बात समझिए। एक बार में तो बौछार कर दिया आपने, ये तो कारपेट बॉम्बिंग हो गई। कन्हैया कुमार, जवाब दीजिए, ये कौन सी आजादी मांग रहे हैं जब अपने घर में आजादी नहीं दिलवा पा रहे? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और पूरी उम्मीद है कि कल को आप सब पत्रकार बनेंगे और लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में समाज की जिम्मेवारी आपके कंधों पे होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। शुभ्रस्था जी जब बात कर रही थी तो उसमें बिहारी एक्सेंट आ रहा था बार बार, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज बिहार दिवस है। मैं आप सब लोगों को बिहार दिवस की बधाई देता हूं। और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भगत सिंह विद्रोह, तो कल भगत सिंह का नाम नहीं लिया। हाँ, विद्रोह जब आपने कहा ना तो मुझे भगत सिंह की याद आ गई।
जब ये कह रहे थे ना विद्रोह, तो मुझे भगत सिंह की याद आ गई। कल 23 मार्च है, भगत सिंह का शहादत दिवस है। भगत सिंह जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंग्रेज उनको आतंकवादी बताते थे, और वो नौजवान एक सपना देख रहे थे इस देश को बेहतर बनाने का। ऐसा नहीं है कि वो देश को तोड़ना चाह रहे थे, और ये जो बेहतर सपना है, इस बेहतर सपने को देखने का हक तमाम आंख को है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अमीर हो, गरीब हो। एक बेहतर सपना हर किसी के आंख में हो, वो देख सके, ये उसका हक है। मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी बेहतर समाज का एक सपना देखता हूँ। दिक्कत कहाँ आती है? पर वो अंग्रेजों का जमाना था, दिक्कत उस समय अंग्रेजों का राज था, हिंदुस्तान गुलाम था। भगत सिंह अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, आप किससे आजादी चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि इस देश में अभी भी बहुत सारी गुलामी बची हुई है? आप बताइए। आप बताइए। आप बताइए। जब आप नौकरी करते हैं और आपको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, तब आपको नहीं लगता है कि आपके श्रम का शोषण किया जा रहा है? जब आप जाते हैं रोड पर और ट्रैफिक जाम होता है, तब आपको नहीं लगता है कि ट्रैफिक जाम से हमको मुक्ति मिलनी चाहिए? आजाद होना, आजाद ख्याल रखना, ये अपने आप में कोई खराब बात नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है कि ये आजादी मुहैया कराने की जिम्मेवारी जिनके कंधे पे है, जिनको आपने 283 सीट दिया है, जिनके 56 इंच के सीने पे आप इंप्रेस हो गए थे, जिनको देख करके आपको लगा कि जितनी बातें कही गई हैं सब बात लागू किया जाएगा। हमने थोड़ी कहा था, 2014 में मोदी जी ने कहा था ना कि किसानों पे अत्याचार नहीं होगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, महिलाओं पे अत्याचार बंद हो जाएगा, काला धन वापस आएगा, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। इन्हीं बातों पे आप लोगों ने वोट दिया ना। लोगों ने जब वोट दिया तो उन्होंने ये जिम्मेवारी ली कि लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उनको आजादी दिलाया जाएगा। और वो आजादी यदि उनको नहीं मिल पा रही है, तो बतौर नागरिक मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सीपीआई, सीपीएम, प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, डी राजा, लाल, भगवा, उस बहस में मत जाइए। सिंपल सी एक बात को समझिए कि सरकार को जब लोग वोट देते हैं तो इस उम्मीद के साथ देते हैं कि व्यवस्था उत्तरोत्तर तौर पे, उत्तरोत्तर गति से बेहतर होगी, अच्छी होगी। जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से हमको मुक्ति मिलेगी, आजादी मिलेगी। बहस इस बात पे होनी चाहिए। देखिए, लेफ्ट राइट करके, ये एनसीसी का हम लोग परेड नहीं कर रहे हैं कि लेफ्ट राइट करके आप असली मुद्दों को गुमराह कर देंगे। हम नौजवान हैं, बिल्कुल ठीक बात है सुब्रता जी कि टैक्स पेयर के पैसे पे पढ़ रहे हैं, तो जो ज्ञान ले रहे हैं, जब स्कूल के बाहर में लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो आपके टैक्स के पैसे पे हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी ये है कि हमने जो पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वो हम समाज को बताएं। और वो जब हम बता रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, लेकिन राजनीति तो आप कर ही रहे हैं। आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, छात्र नेता थे, जेएनयू के आप छात्र संघ के अध्यक्ष बने, उसके बाद आप देश भर में पॉलिटिकल बयान देते हैं, तो पॉलिटिक्स तो आप कर रहे हैं, उसमें आपको भी कोई हिचक नहीं है। एसएससी स्कैम हुआ है, इतना बड़ा घपला है, सालों लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा में धांधली करके क्वेश्चन आउट करके 10-10 लाख रुपए में सीट बेच देता है। क्या इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? बिल्कुल उठाना चाहिए। देश में जो बेरोजगारी है, क्या उस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? सारे महिला के साथ अत्याचार होता है, क्या इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? वही सवाल उठाना मैं जरूरी समझता हूँ। और सुब्रता जी, एक बात, बेगूसराय कोई आदिवासी इलाका नहीं है कि वहाँ वनवासी कल्याण समिति काम करेगी, माफ कीजिएगा। वनवासी कल्याण समिति केवल वनवासियों के साथ काम करती है, आपका ये भी भ्रम थोड़ा दूर होगा अगर शाखा विजिट कीजिएगा। अच्छा, इनका सीधा आरोप यह है, आप लेफ्ट राइट में देश को फंसा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, वादे पूरे किए नहीं हैं, और आप वादों पर ध्यान ना जाए, इसीलिए लेफ्ट राइट इसी में लोगों को उलझाए रखते हैं आप। इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि इस देश में ना तो कोई लेफ्ट है और ना राइट है। चलिए मान लेते हैं इनकी बात को तवज्जो देने के लिए कि राजनीतिक समस्या मोदी जी के कारण बेरोजगारी बढ़ी हुई है। 1 मिनट के लिए मानते हैं। अगर ये मानते हैं तो पिछले 60 साल से जो पार्टी शासन में थी, चाहे वो कांग्रेस हो या लेफ्ट के साथ या लेफ्ट रहित या कांग्रेस थी, वो भी तो राजनीतिक समस्या का हिस्सा हो सकती है बेरोजगारी का। उस पर क्यों नहीं सवाल उठाते कन्हैया कुमार? क्यों? क्योंकि क्या पीछे से इन लोगों का साठगांठ हो गया है? मैं बताती हूँ, हो गया है। क्यों? क्योंकि आज से 19 साल पहले जब चंदू की हत्या हुई थी बिहार में, राजद का एमपी हत्या करता है इन्हीं के सिरमौर लीडर का, उसी हत्यारे के नेता को जाकर कन्हैया कुमार पैर छू करके प्रणाम करते हैं, लालू यादव को। वो हत्यारा सुनिए,
बिहार के बेटी की आवाज है और इसमें बहुत बिहारी बैठे हुए हैं। मैं लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, उस पूरे खानदान के किसी भी व्यक्ति को नेता नहीं मान सकती, क्योंकि उस खानदान ने चुन कर कास्ट विशेष की महिलाओं का बलात्कार किया है केवल रिवेंज की राजनीति से। और ये सवालों की फहरिस्त वाली राजनीति बहुत हो गई, ये रिवेंज की राजनीति बहुत हो गई। आप बताइए कि जो युवा लीडर है वो देश को कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन देगा या टुकड़े टुकड़े का डिस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन देगा? व्हाट इज योर रोल मॉडल? आप कैसे बताएं? आप हमको दीजिए ना रोड मैप। हम रुकिए, ताली बाद में बजाइएगा, सुन लीजिए हम क्या कह रहे हैं। इनसे पूछिए बेरोजगारी खत्म करने का रोड मैप क्या है। इनसे पूछिए कि जितने सारे रेप केसेस हो रहे हैं उसको खत्म करने का रोड मैप क्या है। शहला राशिद जाकर के मेकअप करके खड़ी हो जाती है इंटरव्यू देने के लिए, और कोई सवाल उठाता है कि हमारे यहाँ एक बच्चा जिसको खून की जरूरत थी, तो मैडम कह देती है कि हमने तो खून दान कर दिया था, जाकर के वो रक्त ले लो। इस इनसेंसिटिव राजनीति के खिलाफ देश का हर एक नेशनलिस्ट युवा खड़ा होगा और डिसाइड करेगा कि कौन नेशनल है, कौन सेल्फ सेंट्रिक है, कौन एंटी नेशनल है और कौन। एक बात बताइए, देश में बेरोजगारी है, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, सवाल नेहरू से करें। एक बात सिंपल समझने की है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये समस्या आज की है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार आज शुरू हो गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गरीबी आज हो गई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई आज हो गई, लेकिन आपने खत्म करने का वादा करके वोट लिया, तो जो वोट दिया वो आपसे सवाल भी ना करे। लोग उनको क्यों सुन रहे हैं? उसी पे आ रहा हूँ, क्यों वोट कर रहे हैं उनको हर जगह? बिल्कुल बिल्कुल, लोग वोट कर रहे हैं और आपको नहीं सुन रहे हैं। नहीं ऐसा त्रिपुरा भी हार गए आप। ऐसा नहीं है, हमको सुन नहीं रहे तो आप ऐसे थोड़ी बुला लेते, हम कोई आमिर खान थोड़ी हैं। मैंने क्या हम मेरे कहने का मतलब वोटर नहीं सुन रहा है। अरे लोकतंत्र में अगर वोटर नहीं सुनेगा, आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपके हाथ में वो रोड मैप जो आप कह रहे हैं आपके पास है, वो लागू करने का मौका कहां से आएगा? अरे लोकतंत्र में विपक्ष का भी रोल होता है। बिल्कुल होता है। आप सरकार में नहीं है लेकिन लोग आपको सुनता है ना। हाँ। मीडिया का यही रोल है ना, बिल्कुल, कि सवाल उठाए और लोग उसको सुने। हाँ। लोकतंत्र को इतना रिड्यूस मत कीजिए सर। लोकतंत्र में जब जनता किसी को वोट देकर के जिम्मेदारी देती है तो निश्चित तौर पर जनता उन पर ज्यादा भरोसा जताती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोकतंत्र में विपक्ष का कोई रोल नहीं है। नहीं, विपक्ष का रोल है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है। सुब्रता जी के सवाल का जवाब नहीं, मैं उसी पर हूं जो रोड मैप की बात हो रही थी ना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोग आपकी बातों पर यकीन ही ना करें, वोटर की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि वोटर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अगर वो एक विचारधारा को, एक आइडियोलॉजी को बार बार रिजेक्ट कर रहा है, हर जगह से रिजेक्ट करते जा रहा है, तो उससे क्या संदेश मिलेगा? कौन सी विचारधारा बार बार रिजेक्ट हो गई है? गजब बात कर रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण ध्यान से सुनते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 70 साल इस देश में कांग्रेस ने राज किया है, तो कांग्रेस को 70 साल जनता ने एक्सेप्ट किया ना। हाँ। इस बात को बदल क्यों रहे हैं? हाँ। भाजपा को आए हुए कितना दिन हुआ है? भाजपा तो 2014 में आई है और 4 साल हुआ है। इससे पहले तो कांग्रेस ही थी ना। जिस त्रिपुरा को आप जीतने की बात कर रहे हैं, 25 साल से तो वहाँ सीपीएम ही था ना। केरल में अभी जो है, देखिए इतना आप ही कह रहे वापस आएंगे। नहीं, ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि बहस को शोरगुल में नहीं तब्दील करना चाहिए। बहस में जो कंटेंट है उस पर स्टिक करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस देश में कांग्रेस को और दूसरे समाजवादी दलों को और वामपंथी दलों को अस्वीकार करके इस देश की जनता ने बीजेपी को अपना वोट दिया है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जनता ने पूरे तरीके से इन लोगों को नकार दिया है। ऐसा नहीं है। तो सबको एकजुट होना पड़ रहा है। आज बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई, कांग्रेस क्या, लेफ्ट क्या, समाजवादी पार्टी क्या, बीएसपी क्या, सबको एक होना। कब एकजुट नहीं हुई थी? कहाँ एकजुट हुई थी? अरे भाई, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत पहले की बात है, वही मैं कह रहा हूँ। तो जब भी देखिए, जब भी इस देश के अंदर किसी को मैंडेट दिया जाता है और जिन सवालों पे मैंडेट दिया जाता है, उस सवाल पे जब सरकार काम नहीं करती है तो विपक्ष एकजुट होकर के उसको सत्ता से बाहर करती है। इंदिरा जी के वक्त भी ऐसा हुआ था कि इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ। वो तो कह रहे हैं अस्तित्व बचाने के लिए एक हो रहे हैं सारे के सारे। ये उस वक्त खत्म हो जाएंगे, इसीलिए एकजुट होके और मुकाबला करने की सोच। ये उस वक्त जो है कांग्रेस कहती थी बाकी दलों के बारे में, जैसा आज बीजेपी कह रही है आज बाकी दलों के बारे में। देखिए, सत्ता के अंतर्गत, लोकतंत्र के अंतर्गत सत्ता निरंकुश ना हो, इसके लिए विपक्ष की एकता जरूरी होती है।
विपक्ष की एकता होना इसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई गलत बात कोई नहीं है। बीजेपी भी जब विपक्ष में बैठती है तो क्या बीजेपी विपक्ष के लोगों को एकजुट नहीं करती है? एनडीए की सरकार है ना, सिर्फ भाजपा की तो सरकार नहीं है। और एनडीए की सरकार में चंद्रबाबू नायडू रूठ गए हैं तो मोदी जी ऐसे मना रहे हैं जैसे पिया और जो है सजन एक दूसरे से रूठ जाते हैं, कैसे हाथ पकड़ करके बिठाते हैं। जहां जहां आपकी विचारधारा वाली पार्टियों ने राज किया वहां वहां ये मॉडल लागू किया गया। नहीं देखिए, मेरी गरीबी बेरोजगारी खत्म हो गई। सुनिए मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या आप इस बात को मान लीजिए कि मेरी विचारधारा जो है ना 1 मिनट के लिए लेफ्ट है, तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में है? क्या इस बात को अस्वीकार करेंगे कि वहां सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहां महिला और पुरुष का रेशियो जो है वो महिला का ज्यादा है, पुरुष का कम है? क्या इस बात को आप अस्वीकार करेंगे कि वहां ट्रैफिक सिस्टम अच्छा है? क्या इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि वहां जो पब्लिक हेल्थ है हिंदुस्तान में सबसे बेटर है? देखिए, कहने का मतलब क्या है, कांग्रेस और बीजेपी 70 साल में नहीं कर पाई। मुझे ऐसा लग रहा है मोदी जी डिजिटल इंडिया का भाषण दे रहे हैं। बोलिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, नहीं मैं वैसे एक सवाल और। सुब्रस्ता जी, मोदी जी बहुत बड़े आदमी हैं। बोला उतना बड़ा आदमी। बोला ठीक है। मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, मनीष कुमार जी, फार्म्स एंड फार्मर्स, नाम तो सुन ले होगा। उसमें क्या बतावा ही मेक इन इंडिया के बाद सुनिए 1 मिनट, अब बहस करते हैं प्रॉपर। आप 2 मिनट के लिए आप बहुत देर समय ले लिया, थोड़ा सा समय आप बोलिए। आप महिला होने का फायदा उठाने दीजिए। आप ही बोलिए, रिजर्वेशन कर दीजिए। आप ही बोलिएगा। हाँ। बस हम अब नहीं बोलने दीजिए। उसके बाद मेक इन इंडिया में कितना जॉब क्रिएट हुआ है, डिजिटल इंडिया में कितना जॉब क्रिएट हुआ है, बस इसके बारे में आप बता दीजिए, बताइए। कन्हैया जी हो सकता है जन्मजात लेफ्टी हो, लेकिन हम जन्मजात रूप से मेरा कोई आइडियोलॉजी नहीं रहा है। अभी भी हम सीख रहे हैं। अभी भी हमको नहीं पता कि मेरे देश के लिए सबसे सर्वोपरि विचारधारा क्या है, लेकिन हमको इतना पता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हमारे देश को आगे ले जा सकता है। तो मैं अपनी पॉलिटिक्स बहुत ही स्पष्ट रूप से रखती हूँ। हाँ, वो तो कह रहे हैं यही राष्ट्रवाद देश को तोड़ रहा है, यही राष्ट्रवाद आपका जो है कहने के लिए तमाम लोग राष्ट्रवाद देश को बांट रहा है। अब वो फर्जी है कि नॉन फर्जी है ये तो जनता डिसाइड करेगी। नहीं, 4 तथाकथित लोग, तथाकथित इंटेलेक्चुअल जेएनयू में बैठ के थोड़ी डिसाइड कर लेंगे। देश की जनता डिसाइड करेगी कि ये डिसाइड करेंगे कि आज शहला राशिद, अतुल जोहरी जी के लिए जो प्रोटेस्ट कर लेती है, लेकिन जब एक नाबालिग बच्ची को सेलफोन टावर से लटकाकर सीपीआईएम के गुंडे जब उसका गैंग रेप करते हैं, एक आवाज जेएनयू से नहीं निकलती। झूठ है ये। आपने एक बच्चे के खिलाफ हुए बलात्कार को झूठ बोल दिया। एबीवीपी का लड़का है, वो हरीश नाम है, 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके जो है उसका हत्या किया है। क्या बात करते हैं सुब्रस्ता जी, झूठ मत बोलिए, बोलिए आपको जो बोलिए। 1 सेकंड कन्हैया जी, 1 सेकंड। कौन एबीवीपी? झूठ मत कीजिए। आप कंप्लेन करेंगे? आप ये कह रही है, आपने एफआईआर पढ़ा है? आप कंप्लेन करेंगे? आपके पास एफआईआर की कॉपी है कि हाँ या ना? मैं झगड़ा नहीं करूंगा। क्यों नहीं झगड़ा करेंगे? आपने यहाँ पर झगड़ा करवाया है। आपने शांति। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ। हर बार फैक्ट पर ही तो आप लोग बात नहीं करते हैं। आपके पास न दस्तावेज होते हैं, न आपके पास ग्राउंड पे रिपोर्टाज होता है। आप लोग केवल आकर थूक कर कह देते हैं कि ये हुआ। प्रूफ कीजिए ना। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। ये त्रिपुरा में जाएं, थोड़ा ग्राउंड वर्क करें, वहां से एफआईआर की कॉपी निकलवाएं। घोषित तौर पर मैं उस एक्स मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगी, उस एक्स मिनिस्टर का नाम भी गैंगरेप में है। आप लोग जाकर पढ़िए ना, पता करिए। देखिए, इन्होंने अतुल जौहरी का नाम लिया, मैं नाम नहीं ले रहा था, नाम ने इन्होंने ले लिया है। अतुल जौहरी किस संगठन से जुड़े हुए हैं ये भी हम नहीं बोलेंगे, आपको पता है। मैं ये कह रहा हूं, सिंपल इसको समझिए। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि इस देश में एक सकारात्मक बहस की जरूरत है। 9 लड़कियों ने कंप्लेन किया है। इस समाज में किसी लड़की के लिए कंप्लेन करना किसी पावरफुल व्यक्ति के खिलाफ कितना मुश्किल होता है। 9 लड़कियों ने कंप्लेन किया है और कंप्लेन के बाद 5वें दिन उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। क्या मजबूरी है दिल्ली पुलिस की? बिना सबूत के आधार पे, नकली वीडियो के आधार पे हमको तुरंत उठा करके जेल में टांग दिए। अतुल जौहरी को पकड़ने में क्यों डर लग रहा था? उसके बाद मेरी जो है, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूं, मुझे खुद के बारे में बात करना अच्छा ही नहीं लगता है। 21 दिन के बाद जब हम जेल से निकले हैं, 5 मिनट में उस आदमी को बेल देकर के छोड़ दिया गया है। आपने त्रिपुरा के लिए जब इतनी डिमांड उठ रही थी, मैं उठा रही थी, रोज टैग कर करके कह रही थी।
आप लोगों का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, हर एक दिन वहाँ एक माइनर बच्ची का बलात्कार होता था। आप लोगों ने एक बार बताइए ना, आवाज उठाई हो, एक बार बता दीजिए। साहब सुनिए ना, सांत्वना चकमा जी का उदाहरण मैं दोबारा देती हूँ। अच्छा सुब्रता जी, एक बात बताइए, हम सवाल हम मोदी जी सवाल आपसे पूछे, हमसे पूछिए मत। बहुत सवाल पूछते हैं आप लोग, बोर कर दिए मर्दे, सवाल पूछ के। सुनिए ना, सवाल तो हम आपसे पूछ ही नहीं रहे थे। सवाल हम पूछते हैं मोदी जी से और तकलीफ आपको हो जाती है। काहे नहीं होगी, नेता है ना, हमारे नेता है, आपके भी नेता। आप भी कहे कि मेरे प्रधानमंत्री है, कहा नहीं तकलीफ होगा। 4 साल से जो व्यक्ति 70 दशकों के कूड़े को साफ कर रहा है, उस पे आप लोग अटैक पे अटैक करेंगे तो काहे नहीं दुख होगा। झूठों का वोट थोड़ी दिए थे हम लोगों का, टैक्स पेयर का पैसा इतना लगता है हर बार इलेक्शन में। आप लोगों के खाली फालतू सवाल सुनने के लिए थोड़ी होता है, कंस्ट्रक्टिव सवाल पूछिए ना जी। हम तो कह रहे पूछिए, कहाँ है मॉडल, कौन सा मॉडल दे दिए जिसके हिसाब से आप सवाल पूछ रहे हैं? मॉडल नहीं, लेकिन सवाल तो सारे उनके मुद्दों के अहम मुद्दे उठा रहे हैं। ये मुद्दे सिलेक्टिव सवाल फालतू नहीं है, नहीं मानक, सवाल फालतू नहीं है, सवाल नहीं, सारे अहम मुद्दे हैं। ठीक है मानक जी, लेट मी रिआइटरेट, सवाल फालतू होना या नहीं होना उसके सिलेक्शन या उसके सार्वभौमिक होने पर डिपेंड करता है। आप सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जेएनयू में आवाज उठाइएगा और त्रिपुरा और केरल के मामले को दबा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा मैं वापस ला रहा हूँ। ये मोदी जी से आपको कुछ खास? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियरल साइंस में कहा जाता है ना कि बड़े लीडर को टारगेट कीजिएगा तो बड़ा जल्दी बनिएगा, वही पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। अच्छा एक सेकंड, सुन लीजिए। हाँ कहिए। आप बड़ा नेता का चापलूसी कीजिएगा तो आप भी तुरंत बड़ा नेता बन जाइएगा, ये भी होता है। हम तो घोषित तौर पर कहते हैं कि हमको पॉलिटिक्स करना ही नहीं है भैया। हम सक्रिय राजनीति में है नहीं, आपकी तरह टिकट आर्थी नहीं है, हम टिकट नहीं मांगने जा रहे हैं। अच्छा इनसिक्योर मत होइए, हम खाली सवाल पूछेंगे उस तरफ बैठ करके। हाँ, आप करिए राजनीति। बहस का ये स्तर नहीं बनाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। पिछली बार जब भाषण दिए थे ना और बहन की गाली निकाले थे तब भी सोचते ये चीज, ये जो है तो ना, आ नहीं रहे थे। और अगर आप उस बात का अगर आप अपॉलॉजी नहीं दीजिएगा ना कन्हैया जी, दोबारा स्टेज नहीं शेयर करेंगे आपके साथ, घोषित रूप से कह रहे हैं। बैठ जाओ भाई, माफी मांगिए। बैठ जाओ। महिलाओं के सेक्सुअल उत्पीड़न पर बहुत भाषण देते हैं, जो शब्द यूज किए थे ना बहन के लिए, माफी मांगिए। देखिए, माफी मंगवाओ भाई, माफी मंगवाइए भाई लोग। बोलने दीजिए। यही हो रहा है इस देश में कि आप एक कंस्ट्रक्टिव बहस खड़ा करने की कोशिश कीजिए, आपके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगा करके उस सवाल को गुमराह। बहन की गाली निकालिए और अगर कोई महिला बोले तो आप आवाज दबाने की कोशिश कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए। अरे कौन दबा रहा है, आप तो बोलने दीजिए ना। हम ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत लांछन जो है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अरे आप गाली देंगे तो व्यक्तिगत लांछन आप में नहीं लगाएगा। आपके मुंह में पान था उस वक्त बोलने में? नहीं सुनाई दिया पान था, नहीं सुनाई दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? कान खराब है? नहीं। सुब्रता, वैसे भी इस मंच की बात करिए, यहाँ पर सबको बराबर टाइम मिल रहा है। मुंह में पान नहीं था कन्हैया जी, सुनने ही नहीं दिया गया। आप ये सब मत कीजिए, ये बकवास सुनते सुनते हमको 2 साल हो गया है। आप सही बात कीजिए। माफी मांगिए, आपने बहन की गाली निकाली थी। आप बोलते सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन पे बात करते हैं और बहन की गालियां निकालते हैं। आप लेडी संबित पात्रा बन जाइए, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनिए। मुझे आपके फालतू के भाषणबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप माफी मांगिए। एक भी सवाल, महिलाओं के अपमान का माफी मांगिए। मैं नहीं सुनूंगी मानक जी आपकी अपमान आज माफी नहीं है महिला का। मैं नहीं बात आगे बढ़ने दूंगी। महिला का आज तक अपमान हम किए ही नहीं। हमको आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना देशभक्त होने का। यही से आप जुर्माना भरे थे, यही से जुर्माना भरे थे, जिसका पूरा का पूरा ब्यौरा आपके यूनिवर्सिटी में उपलब्ध है। ये पैटर्न है आज के समय में सरकार के जो भोंपू बने हुए हैं उनका। जब सरकार पे आप सवाल पूछिएगा उनको मिर्ची लग जाएगी, जवाब देने के बजाय आपके ऊपर व्यक्तिगत लांछन लगेगा। बेरोजगारी सरकार का सवाल नहीं है, बेरोजगारी सामाजिक आर्थिक समस्या है। सरकार का सवाल नहीं है बेरोजगारी। आपका मॉडल कहाँ है? क्या बात कर रही हैं आप सुब्रता? आपका मॉडल कहाँ है? बेरोजगारी सरकार का सवाल नहीं है, बेरोजगारी सामाजिक आर्थिक समस्या। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन केवल मोदी सरकार की जिम्मेवारी नहीं है जो ये बोल रहे हैं। बात समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। जो सत्ता में है वो जिम्मेदार नहीं होगा तो और कौन जिम्मेदार बिल्कुल, जो सत्ता में है वो भी जिम्मेदार होगा, जो सत्ता का अभी तक यूज कर करके आगे बढ़ा है वो भी जिम्मेदार होगा। वापस घूम के मैं मुख्य मुद्दे पे ला रहा हूं। मैं मुख्य मुद्दे पे बोल रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछ लूं? कन्हैया, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। पूछ लीजिए। अच्छा आप ही पूछ लीजिए। मैं एक बार फिर से, थोड़ा पता नहीं हम कहाँ चलेंगे। आप अपने आप को वाकई अभी एक नेता मानने लगे? नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस देश का एक आम नागरिक हूँ
चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है आपकी? चर्चा तो बहुत कुछ होती है, चर्चा ही देख रहे हैं क्या कर रही हैं। अभी भी अपने आप को नेता नहीं मानते आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब लोग तो मानते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं मानते हैं, मत मानिएगा भाई साहब, हम नेता नहीं है। चुनाव नहीं लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, असल सवाल पे अब आए हैं। देखिए, चुनाव लड़ना एक पूरी प्रक्रिया के तहत होता है। मैं अभी उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए हमेशा जो है इसको अस्वीकार कर देता हूं। चुनाव लड़ने के लिए या तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी का टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। आप सब ईमानदारी से बताइए, सब नौजवान लोग हैं, पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, चुनाव लड़ना इस देश में इतना आसान है क्या? टिकट की खरीद बिक्री नहीं होती है? सांत्वना चकमा का नाम ध्यान रखिएगा। करोड़ों रुपया पानी की तरह नहीं बहाया जाता है। सांत्वना चकमा का नाम ध्यान रखिएगा। इरोम शर्मिला जो 14 साल भूख हड़ताल की, जनजाति महिला आज मिनिस्टर बनी है। आप ही बोलिए। घर में एक घर टूटा हुआ था, उसके घर में लाइट तक नहीं थी। तो ये सब बकवास मत कीजिए कि टिकट खरीद बिक्री होती है और फलाना। आपके पार्टी में होता होगा, इसीलिए नहीं बन पाए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, लेकिन लेफ्ट पार्टियों में तो कन्हैया ऐसा नहीं होता है। आप तो उस विचारधारा से हैं, तो आप तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, विचार। और मैंने तो ये भी सुना है सीपीआई के नेता ने आपको वहां से टिकट ऑफर भी कर दिया बेगूसराय से। अरे ऑफर तो लोग बहुत कुछ करता है, उसका क्या करेंगे? उन व्यक्तिगत चीजों से क्या मतलब है? ठीक है ना, ऑफर तो क्या नहीं होता है, क्या कीजिएगा? ऑफर बोल देंगे तो मैडम को और गुस्सा हो जाएंगे। जब हम प्रेसिडेंट बने थे ना, तो मोदी जी के यहाँ से डिनर का भी ऑफर था, इसका क्या मतलब है? ये सब नहीं करते हैं हम, इसका कोई मतलब नहीं। मोदी जी ने डिनर का ऑफर दिया था आपको? डिनर पे बुलाया? अरे ये छोड़ दीजिए इसको। अरे बताइए ना। मैं आज कह रही हूँ अरे बताइए। फोन रिकॉर्डिंग या दस्तावेज ये नहीं देंगे। ये थूक के चाटने वाली राजनीति इसी को कहते हैं। थोड़ा शब्द या थूको और भागो। स्पिट एंड स्कूट पत्रकारिता और स्पिट एंड स्कूट पॉलिटिक्स, यही दोनों का एक साथ गांठ है, टुकड़े गैंग का। बोलिए और बोलिए, भाषण बीच में एक बहुत गंभीर बात बोल गई, जिसपे ध्यान में दिलाता हूँ। ये बोले कि आईपीएफटी क्या है? आईपीएफटी आपको संगठन का नाम भी नहीं ध्यान है क्या? अब वो आतंक नहीं, भाजपा में चला गया है ना। क्यों, उसके पहले नहीं ध्यान था उसका? सुन तो लीजिए। आईपीएफटी जो है अब आतंकवादी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा का शामिल हो गया है ना। मतलब समझ रहे हैं क्या? हल्की बात मत कीजिए। रहिएगा, मैंने जो ही भाजपा में जाइएगा आप राष्ट्रवादी हो जाइएगा। ये महाराज है, ये सब ना ड्रामा लोग देख रहा है। अच्छा। जनता को इतना बुर्बक समझना ना बहुत गलत बात है। जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि चिल्ला करके कुछ भी बोल के निकल लेंगे। राम के नाम पे आपकी नाथूराम की राजनीति एक्सपोज हो रही है, इसको ध्यान में रखिए। ऐसा है ऑपोजिशन दैट कन्हैया इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, ये है इनके डिबेट का लेवल जिसकी बात करते हैं। 10 मिनट आपका हम सुनेंगे। ये है वो बात। 10 मिनट अगर आप सही जगह पे नहीं आइएगा ना, तो वही हाल करेंगे जो संबित पात्रा का किया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आप सही से देखिए, जैसे को तैसा हमको जवाब देने आता है, जैसे को तैसा। हम ऐसा नहीं है। देखिए, शुरू में हम ठीक से बात करेंगे। जितना तिल मिलावा, अगर आप ठीक से बात नहीं कीजिएगा तो आप किस भाषा में बात करेंगे, उस भाषा में बात करेंगे। जितना तिल मिलावा ना, उतना सांत्वना चकमा जन्म लेता। तू अपन यहाँ बोला ही रहा दिल्ली में, आउटर रिंग रोड के अलावा तो राजनीति खत्म। एक काम करिए ना, एक बार में आप बता दीजिए। ये बार बार कहते हैं बीजेपी वाले या उनकी विचारधारा से हमदर्दी रखने वाले, पूरे देश में बीजेपी जीत रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी जीत गई। अब तो कोई तो वजह होगी कि लोग इनके मॉडल को स्वीकार कर रहे हैं और बाकियों को रिजेक्ट कर रहे हैं 4 साल से। मैं सिर्फ एक 2014 की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए हैं बीजेपी हर जगह जीतती जा रही। देखिए, क्या लग रहा है आपको, क्यों हो रहा है? देखिए, एक मैं जब बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि आप बचाव कर रहे हैं। मैं एक बहुत सीधा सा फैक्ट दे रहा हूं। देश में 2014 में 31% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, बहुत बढ़िया, गुड एंड वेलकम। क्या 69% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया? ऐसे आप क्यों लोकतंत्र को रिड्यूस कर देना चाहते हैं? वो जीत रहे हैं। चुनाव जीतना एक अंक गणितीय प्रक्रिया है, ठीक है ना, जिसमें 2 जोड़ 2 बराबर 6 हो जाता है कई बार। कल आप चुनाव जीतेंगे तो यही कहेंगे। अभी देखिए ना, आप हारे हैं ना फूलपुर और गोरखपुर। नहीं, आप जेएनयू का चुनाव, आप चुनाव जीते, आप जेएनयू के चुनाव लड़े थे तो आप यही बोलेंगे अंक गणितीय प्रतिक्रिया है। क्या बोलते हैं कन्हैया जी? थोड़ा तो अपना कंसिस्टेंट स्टैंड रखिए। अरे क्या कह रहे हैं? अरे एक को तो कंसिस्टेंट स्टैंड रखिए मर्दे, एक को तो रखिए। हम क्या इनकी बात? अच्छा देखिए, ये मतलब इनके लगता है ना कि इनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, मोदी डालते ही भड़क जाती हैं।
मोदी जी का नाम नहीं लिया था। आपके मन में मोदी जी ऐसे बसे हुए हैं कि जब तक 108 बार माला नहीं जप लेते तब तक आपका राजनीति शुरू नहीं होता है। अच्छा आप ही बता दीजिए कि मोदी मोदी कहना है कि जोगी जोगी कहना है? भारत माता की जय कहना है। जय हो। अच्छा अब सुन लीजिए, लोग तो ठीक है, भारत माता की जय कह दिया इन्होंने। लोग सुनिए, अब तो ठीक है, भारत माता की जय कह दिया। अरे तो उनको क्या कह रहे हैं कि ठीक है? अरे उन्होंने कहा तो रामनवमी यात्रा भी निकलवा रहे हैं बंगाल में। वो तो कहवे करता है आजकल तो रामनवमी यात्रा निकल रहा है बंगाल में। हे देवी, बोल रहे हैं अब हम क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में आपने कहा कि एक पार्टी जीत रही है, बाकी पार्टी हार रही है, सहमत। लोकतंत्र में हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। हमको मिला 200 वोट, आपको मिला 201 वोट, फिर भी हम हारे हुए कहलाएंगे, आप जीते हुए कहलाएंगे। इतना डिफरेंस नहीं है ना, ये फर्क नहीं है 200 और 201 वाला। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहते हैं क्या कन्हैया जी? कहिए। एक सेकंड मैं अच्छा, तो लोकतंत्र में अगर कोई पार्टी हार जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वह विचारधारा पूरी तरीके से अस्वीकार कर दी गई है या उस पार्टी के जीतने की संभावना खत्म हो गई है। अभी आप देखिए कि चुनाव मोदी जी जीते, मुबारक हो आपको सुब्रता जी, लेकिन क्या उपचुनाव में भाजपा नहीं हारी? आप फिर सवाल को डाइवर्ट कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये पूछा ही नहीं सवाल, मेरा सवाल ही वो नहीं है। द डाइवर्जनरी टैक्टिक्स ऑफ द लेफ्ट, मैंने बीच में बोला था। बहुत मेरा सवाल बहुत सीधा है कि क्या वजह है कि 4 साल से लगातार एक नेता, एक पार्टी और उनके संगठन पर लोग विचार कर रहे हैं और उनको स्वीकार कर रहे हैं और बाकियों पर नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है? इसकी वजह सिंपल ये है ना, जो खुद मोदी जी बार बार कह रहे हैं ना, उसको समझिए। उसका उस सवाल में ही जवाब है कि लगातार जो पार्टी जीतती आ रही थी, उससे जो जनता की उम्मीद थी वो उम्मीद पूरा नहीं हुई, इसलिए नए विकल्प के तौर पे जो है मोदी जी को लोगों ने स्वीकार किया। मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी भी यदि उन वादों को डिलीवर नहीं करेंगे तो मोदी जी का भी हालत वही होगा जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों का हुआ है। मैं भी यही कह रहा हूं, यही स्थापित करने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल यहां से ले लेते हैं पहले। साक्षी, शुभ रास्ता से सवाल है मेरा। 2-3 सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सुने प्लीज मेरा पूरा सवाल। अभी जो आपने हेजिमोनिक पार्टी बोला कांग्रेस को, मुझे याद है 22 जुलाई 2008 को जब ट्रस्ट वोट था मनमोहन सिंह का सिविल न्यूक्लियर डील को लेके, वो लेफ्ट के अगेंस्ट ही था और लेफ्ट सिविल न्यूक्लियर डील पर साथ नहीं खड़ी थी। अगली बार यूपीए 2 कांग्रेस ज्यादा भारी बहुमत के साथ आई थी। पहली बात जो आपने बोला कि लेफ्ट को ट्रैक करके जो है ना ट्रैप करके रखा हुआ है। दूसरी चीज, जब आप बोलती हैं कि एक आदमी जो है वो यहाँ पे बहुत कचरा साफ कर रहा है देश का, और आप जब उसके खिलाफ कुछ सवाल उठाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, पर मैं ये नहीं समझ पाती कि जब भी वही आदमी जब इलेक्शंस में जाते हैं तो अपने ही काम को क्यों नहीं गिना पाते? वो जीएसटी क्यों नहीं गिना पाते? वो अपना डीमोनेटाइजेशन क्यों नहीं गिना पाते? वो 2 करोड़ रोजगार का वादा क्यों नहीं जो है ना मतलब गिना पाते? वो हमेशा पकोड़ा ही क्यों बोल देते हैं उसके जवाब में? और उसके बाद जब आप बोलती हैं कि प्रधानमंत्री पर सवाल करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तब मैं एक बार के लिए सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि मनमोहन सिंह कौन थे, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इंदिरा गांधी कौन थी और राजीव गांधी कौन थे? या तो आप ये कहें कि कांग्रेस ने इनको भी गलत प्रधानमंत्री घोषित कर दिया अपनी हिस्ट्री में, या तो आप ये फिर मान लीजिए कि हिस्ट्री ही गलत लिख दी गई, ये लोग प्रधानमंत्री थे ही नहीं इस देश के। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि हिस्ट्री तो गलत लिखी गई है, लेकिन आपके एक एक मुद्दे पे मैं आती हूँ। आपने ये बात कही कि प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो इश्यूज नहीं गिनवा पाते। आपके हिसाब से इश्यूज नहीं गिनवा पाते, मैं मानती हूँ। मीडिया में जो तयशुदा लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी पे ही वो अपना ब्यौरा दे, वो नहीं हो सकता, नहीं देते होंगे, पर जिन गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा मिला है ना मैडम, आप उनसे जाकर पूछिए कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी नई बनी है कि नहीं बीजेपी की। आप लोग थोड़ा ग्राउंड रिसर्च कीजिए। आपने कहा पकौड़ा नॉमिक्स पर दोबारा बात आकर के हो गई। प्रधानमंत्री जी का बयान फिर से सुनिएगा। आंशिक बयान सुनकर के बहुत दिन तक राजनीति हो गई। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि पकौड़ा बेच करके ही देश आगे बढ़ सकता। उन्होंने ये कहा था कि पकौड़ा बेचने वाले लोगों के रोजगार को भी सम्मान मिलना चाहिए। कौन सी गलत बात कह दी उन्होंने? कौन सी गलत? 98% जनता को यही मनमोहन सिंह जी की सरकार जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थी वो क्यों? सुनिए ना, पहले आपने जब सवाल पूछा है तो सुन लीजिए। 98% जनता जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी, उसको आप लोगों ने तो रिकॉग्नाइज तक नहीं किया। उसको आप लोगों ने तो ये तक नहीं बताया कि हमारे लोग हैं। मैं क्यों नहीं मानूं कि जिन प्रधानमंत्री को आप पसंद करती हैं आप उन्हीं के खिलाफ नहीं सुन पाएंगी, जिनकी स्ट्रैटेजीज आपको नहीं पसंद आई उनके खिलाफ। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं सुन। मैडम, आप लोगों की बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने की है। मैं नेता नहीं हूँ। आप लोग ये सब राजनीति नेताओं के साथ कीजिएगा, समझिए। सुनिए हम क्या बोले। आप बता दीजिए आप क्या है। हाँ, सुन लीजिए। नहीं बता दीजिए, क्योंकि क्या होता है
यहाँ पे आपके लिए ताली बजती है तो आपको नहीं लगता कि वो आपके साथ आए हुए लोग हैं? जब कन्हैया के लिए ताली बजती मैं है तो आपकी आपको इस लगता है हल्की कन्हैया बात का के साथ जवाब मैं आए। आपकी इस हल्की बात का जवाब नहीं दूंगी। जो मुद्दा है उस पे बोलूंगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये कहा है कि एक व्यक्ति जो पिछले 7 दशकों का कूड़ा साफ कर रहा है, उस पर अगर इस तरीके के डिस्ट्रक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, गुस्सा मुझे उससे आता है। मैं तो बार बार कह रही हूँ, घोषित तौर पर कह रही हूँ, मीडिया, एकेडेमिया। डिस्ट्रक्टिव कैसे हो गए? नहीं, अहम मुद्दे हैं ये मुद्दे सारे पे जो साक्षी कह रही है वो भी मुद्दे अहम है। बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर ठीक नहीं था, ये बहुत मैंने बोला है ये, मैंने बोला है मैं तो आपकी विचारधारा की बात कर रही हूँ। तो अरे तो आपको कि फिर आपसे कौन से सवाल किए गए? जी ने कहा है ये, आपसे कौन से सवाल मोहन किए गए? भागवत जी ने कहा है ये। मैं क्यों जवाब दूं ऑनलाइन ट्रोल्स का? मैं ऑनलाइन ट्रोल की रिप्रेजेंटेटिव हूं क्या जो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी? आप लोग बनाना चाहते हैं पर मैं हूं नहीं वो। आप बात समझ लीजिए कि मैं क्या कर रही हूं। मैं युवाओं को मुखातिब होकर के ये बात कह रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी से जिसको सवाल पूछने हैं, जिन नेताओं को, जो युवा सवाल पूछ रहा है पूछने दीजिए, जो पूरी तरह से विशुद्ध युवा है, लेकिन जो राजनीति करने आया है वो मेरे जैसा युवा उसके पूरे सवाल को नकारेगा अगर वो मॉडल और ऑपोजिशन और एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के साथ नहीं आएगा। किसी को मिर्च लगती हो लगे। मास्टर, मैं आपसे आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछूंगा, पॉलिटिकल नहीं। आपने कहा मोहन भागवत पे, आपकी पार्टी, आप जिस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं वो कहता है लेनिन आतंकवादी है, उसने बहुतों को रेड टेरर में मारा है, और मानता हूं मैं भी। लेकिन नाथूराम गोडसे ने भी तो हमारे फादर ऑफ नेशन को मारा, तो उसे आप क्यों नहीं टेररिस्ट मानते हो? ठीक है, देखिए, बहुत अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा। लेनिन टेररिस्ट है, लेनिन टेररिस्ट भी है, इसमें अंतर होता है ना? बात बार बार भी की आती है, लेकिन जिस तरह से मरोड़ तरोड़ कर किया जाता है वो बात है पर आकर के खत्म कर दी जाती है। बिल्कुल। अरे सेकंड पार्ट पे बोलने दीजिएगा तब ना। सेकंड पार्ट बोल रही हूँ। नाथूराम गोडसे जी पे आरएसएस का कथित, नाथूराम गोडसे जी पे हाँ, सुन तो लीजिए, बोलने तो दीजिए। बोलने देंगे कि आप लोग बोलेंगे तो ले लीजिए। बोलिए बोलिए। जी, ये कल को हाफिज सईद जी चूंकि इन्होंने थोड़ा डाइवर्ट किया, हम भी 1 मिनट डाइवर्ट करके आएंगे, करेंगे। बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद, क्या है इसमें? बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, क्या है गोल गोल घुमा रहे हैं? क्या बोलने में दिक्कत है? शिव तांडव बोलिए स्तोत्र नाथूराम रावण ने गोडसे रचना मुर्दाबाद, की थी। क्या दिक्कत है इसमें? है मुर्दाबाद है, इसमें क्या दिक्कत है? गोल गोल घुमा रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जैसे कन्हैया भारत की माता बात की सुनिए, जय ये है, narrative वैसे चला है, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। बोलिए इसको। चुप करवाइए इनको फिर, चुप हाँ, करवाइए इनको बोलिए फिर। बोलिए चुप करवाइए बोलिए इनको बोलिए। फिर। देखिए, मैं इस बकवास का जवाब नहीं दूंगी। आप बताइए इनको, चुप करवाइए पहले। हाँ, बोले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। नाथूराम गोडसे जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का एक लेयर्ड पर्सनालिटी होता है। अगर उन्होंने महात्मा गांधी का उन्होंने मर्डर किया है, उस पर आरएसएस का कथित बयान है, आप जाकर के पढ़िए उसको, भर्त्सना करते हुए उसको जी और अगर याद रहेगा, अगर हत्या की है और नाथूराम गोडसे जी, इतिहास याद रखेगा सुभस्ता जी, ये गद्दारी है। इसको कहते हैं देश के साथ गद्दारी। ऐसा है ना कि इतिहास लेखन अब तोरा त्रिमूर्ति भवन में जाकर के रख न दे जाए, ऑनलाइन पर यूट्यूब पे में वीडियो भी आ जाए, समझ ला? तो अगर वाले बात का जो स्पष्टीकरण है वो भी आएगा। तो खाली फालतू लफाजी ना कर कन्हैया जी, सुने के क्षमता रखा। नाथूराम गोडसे हो या लेनिन हो या भगत सिंह हो या हटा दिए गांधी इस हो, बार। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी लेड पर्सनालिटी है, उसकी पर्सनालिटी की व्याख्या आप एक तरीके से नहीं कर सकते। और अगर आप करेंगे, हाँ, तो आइडियोलॉजिकल जो सवाल था उसका आइडियोलॉजिकली आरएसएस का कथित बयान है गोडसे के अगेंस्ट, आप पढ़िएगा। मैं आपको रेकमेंड कर दूंगी, पढ़िएगा। आपके लिए क्या इन लोगों है? से उम्मीद नहीं है, लोग आपके लिए क्या है? लीच है सिस्टम। इतना कहने के बाद जी हटाए हैं, बोलिए क्या है? बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, दिक्कत है इसमें क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोल बस, शाबाश। चलिए बात नहीं बोलेंगे। तोरा कहे पे हम विद्रोह करम, तोरा कहे पे विद्रोह करम। तू कहा ना वृंदा करत मुर्दाबाद, फेमिनिज्म का झंडा अच्छा, उठाती तो है, आपके उल्टा पुल्टा आपके करती है। कहने से लोग भारत माता की जय क्यों बोले? फिर आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मत कहिए, आप कौन इसीलिए होते तो हैं? जनता आप जज कौन कर होते रही हैं? है। आप कौन होते हैं इसीलिए लोगों को तो- देशभक्ति का सर्टिफिकेट इसीलिए बांटने वाले? तो जनता आप कौन जज होते कर हैं? रही है। आप कौन मत होते हैं? बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय है, था और रहेगा। थैंक यू। आपको कोई नहीं बोलना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
चलिए इसी नोट पर तो देखा आपने, मेरे लिए ज्यादा कुछ करने को था नहीं। जब राइट और लेफ्ट, आपके राइट और लेफ्ट में बैठे हो, बीच वाले चुपचाप सुनते हैं, आपकी तरह मैं भी इसलिए सिर्फ सुन रहा था। लेकिन फिर भी इस शानदार डिबेट के लिए कन्हैया कुमार, शुभ्रष्टा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार फिर।